Hello everyone, welcome to the Entrance World channel. So students, MSc फिजिक्स एंट्रेंस के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। MSc फिजिक्स क्रैश कोर्स, MSc फिजिक्स एंट्रेंस क्रैश कोर्स में लेक्चर 1 जेनेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऐसा कोई भी एंट्रेंस नहीं होता है जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन ना आए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक फिजिक्स की सबसे अच्छी ब्रांच मानी जाती है और सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांच मानी जाती है ना। है तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एक अपने रियल लाइफ से अटैच है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा लविंग है ना, इंटरेस्टिंग है। तो आइए इस चीज़ में हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो पहले हम आप लोगों को बता देंगे कि जेनेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। एक्चुअली में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टोटल 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं STR। दूसरा क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम बोलते हैं GTR। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फिर हम देखेंगे ईथर हाइपोथेसिस या माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देन हम पास्टुलेट्स ऑफ STR और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। BHU है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन का, वो हम सारा उनको बताएंगे। तो कहाँ से ये उत्पन्न होती है, जेनेसिस का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है ना, हम कब कहते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मोशन में है? हम कब कहते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मोशन में है? अगर कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मोशन में है तो उसकी हम पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है ना, हमको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो हमें क्या होना चाहिए कि अगर हम कहें कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है तो हमें कितनी चीज़ों की स्केल चाहिए। तो हमारा ये क्या है, इस टाइप से हमने बनाया। हमने इधर क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ हमने वाई एक्सिस ले लिया, हमने जेड एक्सिस ले लिया। अगर हमको किसी चीज़ को पोजीशन डिफाइन करना हो, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, मोशन में होगा तो वेलोसिटी भी वेरी करेगी, टाइम भी वेरी करेगा। तो हमको क्या चाहिए, अगर हमें किसी पोजीशन फाइंड करना है तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको एक्स चाहिए और वाई चाहिए और क्या चाहिए, जेड चाहिए। इसका मतलब ये स्केल हमारी क्या हो गई, लेंथ स्केल हो गई, है ना। ये हमारी क्या हो गई, लेंथ स्केल हो गई। साथ ही साथ इसी इवेंट या इसी पोजीशन या इसी थिंग को डिफाइन करने के लिए, मान लो ये चीज़ मोशन में है तो हमको क्या चाहिए, टाइम की रिक्वायरमेंट भी होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अ सिस्टम रिलेटिव टू विच ऑल द मेजरमेंट आर टेकन, अ सिस्टम रिलेटिव टू विच ऑल द मेजरमेंट आर टेकन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है हमारा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। इसी चीज को हम एक नाम दे दिए, क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। अ सिस्टम रिलेटिव टू विच ऑल द मेजरमेंट आर टेकन, अ सिस्टम रिलेटिव टू विच ऑल द मेजरमेंट आर टेकन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितने कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड कामा टी, है ना। तो इसका मतलब इसका भी कुछ रोल है ना। एक चीज़ तो हमने बात कर लिया कि रेफरेंस फ्रेम होते क्या हैं। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की पोजीशन को हम एग्जैक्ट फाइंड कर लें विद द गिवन डाटा, लेंथ स्केल और टाइम स्केल। ठीक है, अ सिस्टम रिलेटिव टू विच ऑल द मेजरमेंट आर टेकन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। साथ ही साथ में हम एक चीज़ और यहाँ पे आती है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मतलब क्या है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, देखो ठीक है ना। अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय द 4 सेट ऑफ पैरामीटर। अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय द 4 सेट ऑफ पैरामीटर्स, है ना, या द 4 पैरामीटर या द सेट ऑफ 4 पैरामीटर, सॉरी, एक्स वाई जेड कामा टी इज कॉल्ड स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। इन्हीं को हम बोल देते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं, हमको रेफरेंस फ्रेम के बारे में आइडिया हो गया, तो अब हम आपसे कुछ डिस्कस करते हैं। छोटी चीज़ क्या, मान लो कि हम किसी स्टेशन पे खड़े हुए हैं, किसी स्टेशन का मतलब मान लो कि लखनऊ स्टेशन पे खड़े हुए हैं, तो वो हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है खुद का ना, कि हम एक्स एक्सिस पे इतना, वाई एक्सिस से स्टेशन से इतना, जेड एक्सिस पे इतना हम खड़े होंगे, तो वो हमारा क्या है, खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
ऐसे कोई बंदा कार से जा रहा है या ट्रेन से जा रहा है सीतापुर की तरफ, तो वो अपना ट्रेन में जा रहा है, उसका भी एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम होगा, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर मैनी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन एग्जिस्ट इन आवर लाइफ, ठीक है, एग्जिस्ट इन आवर लाइफ। जैसे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि रिलेटिव क्या है। जैसे हम स्टेशन पे खड़े हुए हैं, तो हम तो वो रेस्ट में खड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, क्या खड़े हैं उस समय, हम किस में खड़े हुए हैं, रेस्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है। और कोई ट्रेन से जा रहा है, वो किस में जा रहा है, मोशन में जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा मतलब तुम्हारे रिलेटिव में वो लग रहा है कि वो किस में जा रहा है, मोशन में जा रहा है, बट उससे पूछो वो तो अपना खुद का रेफरेंस ऑफ फ्रेम लिए बैठा है। इसका मतलब क्या है कि हम रिलेटिव अगर बात करते हैं तो एक दूसरे के सब क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। मान लो जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारा वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट है ना, हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हम लोगों से क्या पूछते हैं कि भैया सीतापुर कब आने वाला है ना, कि सीतापुर कब आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि सीतापुर चल रहा है। इसका मतलब जो अगला हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सीतापुर वाला, वो क्या हो रहा है, हमारा चल रहा है। अब मान लो हम सीतापुर उतर गए, जाके सीतापुर हम क्या करिए, उतर लिए जाके, अब हमारा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, रुक गया। अब फिर हम वहाँ से किसी से पूछते हैं कि भैया लखनऊ कब आएगा, बैठ के ट्रेन में, तो इसका मतलब क्या है, इस बार हमारा लखनऊ चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सब चीज़ एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेफरेंस ऑफ फ्रेम का आइडिया आपको पता चला ना, बेसिक, है ना, क्या होते हैं रेफरेंस ऑफ फ्रेम। और अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी में या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कभी कभी क्वेश्चन उठा लेता है। लखनऊ में मेन चांसेस हैं इसका, है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक छोटी स्केल पे पढ़ा आप लोगों ने, हम उसको लार्ज स्केल पे पढ़ाएंगे और बताएंगे भी कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, है ना। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि भैया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बात तो कर लिया रेफरेंसेस, है ना, हमने बात तो कर लिया कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं इन हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत सारे रेफरेंस फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं। अब भैया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, मोटा मोटा मतलब इसका समझो, है ना, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हो गया ना, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थ्योरी थोड़ी पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, पॉइंट समझेंगे, इन्हीं पॉइंट से सब कुछ तुम्हारा होने वाला है, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, सॉरी फॉर नॉइज। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, या तो कोई चीज़ हमारी रेस्ट में हो, ध्यान से समझ लेना, पॉइंट समझना बहुत अच्छे से, या तो चीज़ हमारी कोई क्या रेस्ट में है, या और कोई भी चीज़ हमारी क्या हो रही है, मोशन में हो, मोशन में है, बट मोशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, मोशन मतलब क्या है, वेलोसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। या तो बॉडी कोई रेस्ट में हो या कोई मोशन में हो, बट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उसको हम बोल देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते हैं, नॉन इनर्शियल समझ जाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमने क्या बोला, रेस्ट में हो या मोशन में हो, वी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसी को थोड़ा और डिस्कस करते हैं, फिर हम बताते हैं इसको। तो अब भाई हमको ये पता चला कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है, मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, ध्यान से समझेंगे हर एक पॉइंट को। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो चीज़ रेस्ट में रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक क्या हो कि हमको एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना अप्लाई करें। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, रेस्ट हो या क्या हो, मोशन में हो। इस पर हम ये तो नहीं कह रहे इसकी वेलोसिटी वेरी करा रहे हैं, कोई चीज़ हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें, तो ये बताओ
रेस्ट और मोशन में है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन्स, ध्यान समझेंगे, देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक, अब समझेंगे थोड़ा सा। अब जब न्यूटन का यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो है वैलिड है, इसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, अगर हम फोर्स क्या करें, जीरो रखें, फर्स्ट लॉ यही तो है, फोर्स हम ना ही लगाएं तो क्या होगा, ध्यान देना हर एक पॉइंट यहाँ पे निकलेगा। तो अगर हम फोर्स ना लगाएं तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड लॉ हम दोनों की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसीलिए लिख दिए हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड, एज वेल एज यहाँ पे सेकंड लॉ भी वैलिड हो जाता है, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ ही बताया कि एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें, एक्सटर्नल फोर्स अगर हम जीरो रखें तो एक्सेलरेशन F बराबर ma से क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे चला हमको, अगर F एक्सटर्नल क्या हो, जीरो हो, तो a हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट और क्या निकल के आया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हमारा होगा, क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, अनएक्सेलरेटेड होगा। अगर हमारा a जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इसका मस्ट भी कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। साथ ही साथ और पॉइंट बताओ, एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो, इट मीन्स दैट नॉन एक्सेलरेटिंग, इट इज अ नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हम बोल सकते हैं अनएक्सेलरेटेड। ठीक, इतना हम पॉइंट बताए। अब यहाँ पे बताओ न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स, ध्यान देंगे इसी चीज में हम और लिख सकते हैं क्या, द लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन क्या, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। द लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन इनवेरिएंट, तो दीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड आल्सो क्या होंगे, न्यूटोनियन या गैलीलियन, है ना। इसी चीज को हम ये भी बोल देते हैं न्यूटोनियन या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इज कॉल्ड इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये सारे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हमने इतना पॉइंट बताया। और इसके साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, द लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन इनवेरिएंट, तो हम ये भी कभी कभी आ जाता है कि द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स इज रिमेन इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल फ्रेम में हम ये भी पॉइंट याद रखेंगे, द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि चेंज नहीं होंगे, समझो। इतना हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं बेटा, हम डिस्कस इसलिए कह रहे हैं कि हमें जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें हमको इनर्शियल फ्रेम ही पढ़ना है, हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ना ही नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ से एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है कभी कभी, तो हम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम पॉइंट वाइज समझाए कि रेस्ट मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड, एफ अगर जीरो होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन मस्ट भी जीरो होगा। नॉन एक्सेलरेटिंग या अनएक्सेलरेटेड बोल देंगे, द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन इनवेरिएंट, न्यूटोनियन या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, इस चीज़ को हम समझा देंगे। यहाँ पे हम लिखना है एक्सेलरेटेड, हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखा था हमने ये चीज़, एक्सीलरेटर भी ना लिखे ज़्यादा रहेगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, या हम कह सकते हैं न्यूटन लॉ डज नॉट या डू नॉट होल्ड।
या तो हम डायरेक्ट लिख दें कि नॉट अप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज आर नॉट अप्लीकेबल हेयर। जब ये होंगे नहीं तो याद रखना जो नॉन एलिसियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो हमारे होते हैं एक्सीलरेटेड। क्या होते हैं? एक्सीलरेटेड। ओके, आप समझेंगे जरा हम क्या इसमें बताए हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको नहीं पढ़ना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड नहीं है। इट इज वैलिड ओनली द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली। ओके, अब क्या होता है, हम किसी बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस हमारी चल रही है, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बता रहे हैं, ठीक है। बस हमारी चल रही है और यात्री उसके अंदर बैठा हुआ है, पैसेंजर उसके अंदर बैठा हुआ है, अचानक से वो ब्रेक मारता है, तुम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हो? है ना, रोटेट हो जाते ना, झुक जाते हो आगे की तरफ। तुम्हें किसी ने एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई नहीं किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई ही नहीं किया वहाँ पे, फिर भी तुम झुक जा रहे हो। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 है और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होगा। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे होगा। एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो होगा स्यूडो एक्सटर्नल फोर्स। अब जब बस में यात्री जाता है ना तो आगे तरफ झुक जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई ना कोई टाइप का तो फोर्स अप्लाई हुआ है, उसी को हम बोल देते हैं स्यूडो। क्या बोल देते हैं? स्यूडो फोर्स। हम बस में जा रहे थे तो इसका मतलब क्या है, हम तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे, है ना, रेस्ट में जैसे भी, और वहाँ पे क्या लगा? फोर्स लगा, स्यूडो फोर्स। उनके अंतर्गत हम कंसीडर कर सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, क्योंकि वहाँ पर न्यूटन्स का F बराबर ma नहीं वैलिड हो रहा है ना। तो ये चीज़ हम बताएं आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, क्या होते हैं। एक चीज़ याद रखना कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं इनमें इतनी चीज़ हम बार बार आगे लेके आएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, यही सारी चीज़ें आएंगी। क्या आया? एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, ठीक है ना, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन इनवेरिएंट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे की, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या किया? फोर्स लगाया, फोर्स हमने 0 किया और उसमें हमने बिना फोर्स लगाए ही हमको एक्सीलरेशन मिल रहा था ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिना फोर्स लगाए हमको क्या मिल रहा था? एक्सीलरेशन मिल रहा था, तो उसको हमने बोल दिया कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने एग्जांपल भी दिया स्यूडो फोर्स का। अगर हम कंसीडर करें कि आवर अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, तो अगर हम सन से उसको देखते हैं तो ये हमारी जो अर्थ है क्या करती है? रोटेट होती है, तो हम बोल देते हैं अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ को याद रखना कि अर्थ हमारी जो क्या होती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। कहाँ से? हम अगर क्या करें, ऊपर से देखें, सन से देखें, तो ये हमें रोटेट होती हुई नजर आएगी, बट यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई लगे इसको घुमा रहे हैं, घुमा नहीं रहे, वो क्या है? स्यूडो लग रहा है। स्यूडो फोर्स की वजह से क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेशन कर रही होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस चीज़ को हम समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम में हमने अब भैया बात करते तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज होगा ही। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या बोला कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, मगर एक गैलीलियन जी जो थे वो चेंज करना चाहते थे, चेंज किए भी हैं। देखेंगे बहुत अच्छे से देखेंगे इसको क्या है। तो रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात किया, गैलीलियन फ्रेम देखेंगे। हम मान लो ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई क्या मतलब क्या है कि हम आप किसकी बात करने वाले हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करने वाले हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। और हम एक यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक, ओके। अब हम मान लो
कि कोई इवेंट हो रहा है। हमने यहाँ पे देखो बेटा दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एस बोल दिए, ये इसका ओरिजिन है, और एक को हम बोल दिए कि एक क्या हमारा है, एस डैश है या एस प्राइम है, इसको हम ओ डैश मान लिए। अब मान लो कि यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा v वेलोसिटी से चल रहा है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। हमने बताया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, या कोई चीज़ रेस्ट में है तो भी वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो भाई यहाँ पे हम इसको रेस्ट में ले लिए, यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है या किसी पोजीशन की हम बात करते हैं या किसी चीज़ की बात करते हैं। मान लो जैसे आप अर्थ पे हैं और कोई एरोप्लेन में जा रहा है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, यहाँ पे इवेंट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें, अब देखो इसकी x इसके x के बराबर, इसकी y इसके y के बराबर, इसका z इसके z के बराबर, क्योंकि सब क्या है, लॉज ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट हैं। हमने बात की, चाहे हम v वेलोसिटी से चल रहे हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, चाहे बस के अंदर चल रहे हो, वहाँ पर भी अगर हम किसी गेंद को डालेंगे तो हाथ में ही आएगी, ठीक है। वहाँ पर पूरे लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होंगे, जो हमारे रेस्ट के होंगे वही हमारे क्या होंगे, स्पीड वाले के भी होंगे, बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अब हम बात करते हैं, अगर कोई यहाँ पे इवेंट है, यहाँ से इसकी अगर हम पोजीशन फाइंड करना हो, एक चीज़ ध्यान समझ लेना, हमने बोल दिया सारे डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा होगा। यहाँ पे कोई इवेंट है तो ये डिस्टेंस ऐसे हम चेक किए, है ना, तो बात वही, एक्सिस तो वही है। इस इवेंट के बारे में थोड़ा इवेंट हम इधर लेते हैं। इस इवेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये कोई इवेंट या हम कह रहे हैं इस पोजीशन, किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बताइए इस प्रकार से हम इसको परपेंडिकुलर डालें तुमको समझाने के लिए। इसके अगर हमें बताया किसी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको 4 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, उसी को बोलते थे क्या, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, है ना। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय द सेट बाय द 4 पैरामीटर्स या द 4 पैरामीटर्स, है ना। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं एस वाले फ्रेम से, एस वाले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी पोजीशन पा रहे हैं, तो क्या होगी, एक्स पे हम इतना जाएं, वाई पे इतना जाएं, जेड पे इतना जाएं। तो भाई जेड और वाई तो वेरी नहीं कर रहा, हमारा वेरी क्या कर रहा है, एक्स वेरी करेगा दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ से फार किसके लिए, एस से इसकी हम पोजीशन क्या लेंगे, एक्स वाई कामा जेड। और कुछ हम टाइम का भी डिस्कशन करेंगे, तो वो क्या होगा, टाइम भी हमारा होगा, नहीं लगेगा टाइम लगेगा, क्लियर। अब हम अगर इसी वाले से ओरिजिन से इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करें, तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा क्या है, एस डैश है, तो हम इसी प्रकार से ले लेते हैं, ये एक्स प्राइम होगा, या एक्स डैश होगा, या वाई डैश होगा, जेड डैश होगा, और क्या होगा टाइम, टी डैश, ठीक है, समझ लो इस बात के लिए। इस यहाँ पे कोई मान लो पार्टिकल है पी, ये कहाँ से ये हम किसके लिए हैं, फ्रॉम एस से लिए हैं, ये हम कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम एस डैश से लिए हैं, एस डैश तो यहीं पे है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ये इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, एक्स डैश है पोजीशन, तो ये एक्स डैश होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना, एक्स डैश होगी, बिल्कुल होगी। और हम यहाँ से इस पॉइंट के और यहाँ तक की दूरी निकालें, यहाँ तक की, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी अगर हम निकालें तो हमारी कितनी आएगी, दैट वाज ए क्वेश्चन। तो भाई अब क्या है, हमने बोल दिया कि यहाँ से हमने इसकी पोजीशन क्या लिया, एक्स लिया, ठीक है ना, और यहाँ से इसकी पोजीशन क्या लिया हमने, एक्स डैश लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये पोजीशन टोटल कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक हमारी डिस्टेंस क्या है, एक्स है। मान लेते हैं कि हमारी यहाँ से लगा के और सीधे जाते जाते ये हमारी कितनी है, एक्स है। ध्यान समझ लेंगे, देखो इन चीज़ों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। इस चीज़ को हम समझेंगे तभी तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये बेस है, अगर बेस क्लियर हो गया तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब बताओ, यहाँ से लगा कि यहाँ एक्स है। एक फार्मूला तुमने पढ़ा
एक फार्मूला क्या पढ़ा है हमने, एक फार्मूला एक पढ़ा है ये कि अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस तो हम निकालते क्या है, वेलोसिटी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक फार्मूला हम ये जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी निकालने वाले हैं। कहाँ से? यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भाई बताओ? यहाँ से लगा के और बेटा हम कहाँ तक निकालेंगे, यहाँ तक दूरी इसकी निकालेंगे। अब बताओ, ये भी वेलोसिटी से चल रहा, ये तो रेस्ट में है, ये टी टाइम ले रहा, तो वेलोसिटी टू टाइम, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना है ना। ये भी वेलोसिटी से चल रहा है तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा ना, तो इसी को हम बोल देंगे क्या, v इंटू टी। वी इंटू टी ना, हमने फार्मूला लगाया डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम से। अब क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हुआ, अगर हम ये डिस्टेंस निकालें फ्रॉम द ओ, इसके लैंग्वेज में यहाँ से अगर हम अगर हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो ये x जो हमारा होगा, ये x ये किसके इक्वल आ जाएगा, x डैश प्लस वी टी। x क्या हमारा हो जाएगा, x डैश प्लस वी टी। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस अब हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, x डैश प्लस वी टी होगा। या हम यहाँ इक्वल का साइन ना लगाएं, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x इज इक्वल टू क्या होगा, x डैश प्लस वी टी होगा डिस्टेंस पर। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकाले हैं रूल्स, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ मालूम हो गया, x इज इक्वल टू क्या निकला, x डैश प्लस वी टी। या यहाँ पे हम इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के हम ये भी लिख सकते हैं कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस क्या निकला, वी टी निकला, फ्रॉम s डैश या फ्रॉम s प्राइम। अगर हम y की बात करें, y तो हमारा y वही होगा, जहाँ इतनी y वहाँ इतनी y, क्योंकि सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सब क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, डैश होगा। ऐसे अगर हम z की बात करते हैं तो z भी हमारा क्या होगा, z डैश के इक्वल होगा। ऐसे हमारा t क्या हो गया, वो भी हमारा t डैश के इक्वल आया, क्योंकि ये वेरी लो वेलोसिटी पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम इसको निकालना चाहें तो हमारा क्या निकला, यहाँ पे जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आया x डैश इज इक्वल टू क्या, x प्लस वी टी। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू y। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो z इज इक्वल टू z आया, और यहाँ पे हमारा क्या आया, सॉरी z वैसे ही बना लो वरना दिक्कत होगी तुम लोगों को ना, z इज इक्वल टू z डैश आया, और हमारा t सॉरी है ना, t डैश इज इक्वल टू क्या है, t, ठीक है। दिस सेट इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस सेट को हम बोलते हैं क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी बेटा यहाँ पे माइनस होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ओके, दिस सेट इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट देखना, हम पॉइंट को क्या पॉइंट को हम बताने वाले हैं। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ने ऑब्जर्व किया, इसको गैलीलियन बताया कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अभी देखो आगे रिजल्ट क्या रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे हम x डैश निकाल लिए, y डैश, z डैश, t डैश। तो साथ ही में इधर हम थोड़ा और देखेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं क्या, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं ना, अगर हम वेलोसिटी की टर्म में बात करें तो हम लिख सकते हैं dx डैश इज इक्वल टू क्या होगा, dx माइनस वी डी टी। वी इज ए कांस्टेंट वैल्यू ना, वेलोसिटी में बोला क्या कांस्टेंट होगा ना बेटा, बोलो वी डी टी। यहाँ पे अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा क्या निकलेगा, डी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या निकलेगा, जेड डी जेड डैश इज इक्वल टू डी जेड। एंड यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करें, डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी, ठीक। देखो इसको हमने बता दिया कि द सेट ऑफ दीज पैरामीटर्स है ना इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आगे हमने क्या निकाला, फ्रॉम एस डैश के लिए। अच्छा ये एक्स डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम एस से। अब हम एक्स डिस्टेंस अगर इसके फॉर्म में लिखना तो फ्रॉम द एस डैश, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम डी एक्स निकालिए, यहाँ पे डी वाई डैश निकालिए, यहाँ पे डी जेड डैश, यहाँ पे डी टी डैश।
अब हम इस इक्वेशन को हम विद इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, इस इक्वेशन को हम इससे क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो देखो क्या होगा, तो हमें क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है, हमें क्या मिल रहा है, देखो डी एक्स डैश डिवाइड बाई क्या, डी टी डैश इज इक्वल टू, उधर क्या मिलेगा हमको, हमें मिल रहा है डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइड बाई क्या, डी टी। यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के, तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमारा, डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, क्योंकि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या मिली, ये वेलोसिटी है ना, डी एक्स बाई डी टी क्या है, हमारी वेलोसिटी है। तो हमको यहाँ पे क्या निकला, डी एक्स डैश, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि यू एक्स डैश, ध्यान देना, ये क्या है, वेलोसिटी फ्रॉम द एस डैश, और दिस इज द वेलोसिटी फ्रॉम द एस। तो यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यहाँ पे हम बेटा डैश लगाए हैं, माइनस वी। इस इंटरेस्टिंग रिजल्ट से क्या पता चला, इस चीज़ में हमको क्या पता चल रहा है, देखो अभी बता रहे हैं, एक सेकंड रुको। अगर हम इसी को हम क्या कर दें, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, वेलोसिटी को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें, तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा बताओ, हमें इस इक्वेशन से क्या ये चीज़ मिल जाएगी, ध्यान देंगे हम इस इक्वेशन से, देखो क्या हमको ये चीज़ मिलने वाली है, हमको ये भी तो मिल सकता है, या इसमें हम ज़्यादा समराइज करके देख लेते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, डी टू एक्स बाई डी टी डैश, और डी टू एक्स बाई डी टी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स डबल डैश, है ना। या हम बोल सकते हैं ये क्या हमारा है, ये वेलोसिटी हो जाएगी, दो बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हो जाएगा, कहाँ से, ए एक्स डैश वाला इज इक्वल टू, और इधर क्या मिलेगा, ये वेलोसिटी तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, वेलोसिटी इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अरे इधर ही कर दे भैया, देखो यहाँ पे अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा हमको मिल जाएगा ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए। दो रिजल्ट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है BHO एंट्रेंस में। एक बार ये क्वेश्चन आया, अभी तुमको हम दिखाएंगे, अभी बताएंगे कैसे, है ना। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमने पूरा आपको समझाया, इसमें हमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या निकला, एक ये हमने क्या बताया था अभी, ऑल द इनर्शियल फ्रेम, जितने इनर्शियल फ्रेम होता है उसमें वेलोसिटी, है ना, सारे इन फिजिक्स के लॉ क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक्स डैश इक्वल टू ए, मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल रहा है, सेम। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया, हमको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकला कि यहाँ पे हमें रिजल्ट एक ये आया, भी चलो समझ लो, फिर स्क्रीनशॉट करके लिखा देंगे। और हमें क्या पता चला, ये वेलोसिटी कहाँ से है, यहाँ से है, और ये वेलोसिटी कहाँ से है, यहाँ से है। और इस वेलोसिटी, ये वाला इक्वेशन क्या बता रहा है कि हम वेलोसिटी ऑफ एक्स से हम कुछ घटा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी वेरिएंट हो रही है, और ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इनवेरिएंट हो रहा है। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए इसके बाद आता है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, और ये भी जब फेल हो जाता है तब आता है पास्टुलेट्स ऑफ STR, जो हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम में कहीं से भी जाओ, समझो, सब में फिजिक्स के लॉ क्या रहेंगे, इनवेरिएंट ही रहेंगे सब में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं, सब में हमको वही मिलेगी। तो पास्टुलेट, स्पेशल थ्योरी ऑफ पास्टुलेट, तो हमको दो रूल दिया, दो पास्टुलेट दिया है, वो हम आगे के डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें निष्कर्ष क्या निकल के आया, नोट पॉइंट में लिख लेंगे। नोट पॉइंट में पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हमको नोट पॉइंट में क्या करना है ये ध्यान देंगे, इस नोट पॉइंट में हम लिख देंगे, नोट पॉइंट में लिखो, चलो नोट पॉइंट में लिखो, ये चीज़ नोट पॉइंट में लिखो कि acceleration is invariant under the Galilean transformation but not velocity, ठीक है। acceleration is invariant का मतलब क्या है कि चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी।
तो हम बात करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एक यहाँ पे कंसिडर एब्सोल्यूट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए किया गया, और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।